अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके लास्ट नम्स पेपर के फ़िज़िक्स पोर्शन को। तो स्टार्ट लेते हैं। आपके फ़िज़िक्स पोर्शन का फर्स्ट एमसीक्यू है, एज यू कैन सी द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखें, हमारे पास तीन केसेस होते हैं। द फर्स्ट केस इज इफ द थीटा इज 0 डिग्री। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री से इंटर करे, यानी पैरेलल इंटर करे, तो उस चार्ज पार्टिकल का पाथ होता है लीनियर। इसको हम स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल इंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है, सो द पाथ विल बी सर्कुलर। द पाथ विल बी सर्कुलर। और अगर चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है इस रेंज के अंदर, 0 से बड़ा कोई एंगल है और 90 से छोटा कोई एंगल है, अगर इस रेंज के अंदर अंदर चार्ज पार्टिकल इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका पाथ होगा हेलिकल। हेलिकल मीन्स स्प्रिंग लाइक पाथ। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर लिखा गया है कि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, यानी एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। सो ऑब्वियसली द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज circular. That is very simple. The second MCQ over here is a magnetic force acting on a charge at rest. तो यहाँ पर रेस्ट मीन्स के चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हमें गिवन है इनडायरेक्टली, दैट इज 0। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज क्यू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू एनी थिंग वी विल गेट 0। सो ऑब्वियसली द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए स्टैटिक चार्ज कैरियर in a magnetic field is always 0. It's very simple. The next MCQ is if the mass of the charged particle is doubled, the cyclotron frequency becomes doubled, half, quadrupled, 1/4. अच्छा, इधर एक एम्बिग्विटी है। हमें ये नहीं बताया गया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर या लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली angular frequency of the charged particle is qb divided by m, or linear frequency of the charged particle is qb divided by 2 pi m. So in both the cases, as you can see, angular frequency is inversely proportional to m and the linear frequency is also inversely proportional to m. सो अगर हमें कहा गया है कि यहाँ पे मास डबल कर दे, तो ये मास हम डबल करें या यहाँ पर मास डबल करें, इन बोथ द केसेस द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज वेल एज द लीनियर फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ, क्योंकि इनका मास के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। इसके बाद द नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज वेलोसिटी is equal to same as। तो यहां पे एक बात मेरी याद रखें कि जब आपसे कहा जाए कि मोशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म, बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म है, तो याद रखें उस केस में बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड उसकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के हमेशा बराबर होगी। तो यहाँ पर क्योंकि मोशन कैसी बताई गई है, यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका मतलब है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी और इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होंगे। इन अदर केस अगर आपसे कहा जाता कि बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, अगर ऐसा कहा गया होता तो इसमें याद रख लें कि इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इसी की एवरेज एक्सेलरेशन ये सेम होती, लेकिन यहां पर चूंकि मोशन को यूनिफॉर्म बोला गया है, दैट्स व्हाई इसकी एवरेज वेलोसिटी और इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट, तो याद रखें ये आपके गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन है। गॉस लॉ में आपको एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज दिया जाता था, वो शीट में भी पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती थी। आपसे कहा जाता था किसी भी साइड पर, दिस साइड और दिस साइड, किसी एक साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। तो एक साइड पर, किसी एक साइड पर भी एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती थी, यू विल रिमेंबर सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल प्लेट। और आपको याद होगा अगर 2 ऑपोजिट प्लेट्स की मांगी जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो थी सिग्मा डिवाइडेड बाय जस्ट एप्सिलॉन नॉट। अब एज यू कैन सी कि यहाँ पर सिंगल शीट की बात की गई है, तो सिंगल शीट के लिए हमारे पास है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन भी गिवन है, यानी डबल शीट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दे दी गई थी, लेकिन चूंकि हमें सिंगल शीट का बताया गया है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इट्स वेरी सिंपल। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज स्टेबिलिटी ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट is determined by the decay constant or the rate of radioactive decay or the time of decay or the number of radioactive nuclei। तो एक बात याद रखें, इसमें ये जो फर्स्ट ऑप्शन है डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा के साथ, और दो ये सेकंड ऑप्शन है रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, इसको रेडियोएक्टिव रेट भी बोला जाता है, इसको एक्टिविटी भी बोला जाता है, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है आर या ए के साथ। अब आपको याद होगा कि लैम्डा बराबर होता था रेट ऑफ डिके यानी डिके पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय द अमाउंट प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। अब हमें पता है कि अगर स्टेबिलिटी किसी भी न्यूक्लियस की वो कम है, यानी अगर स्टेबिलिटी कम है तो ऑब्वियसली अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो पर सेकंड डीके भी ज्यादा होगा। पर सेकंड डीके अगर ज्यादा हो गया, ओरिजिनल जो भी तादाद आपने ली है कंटेनर में, इसका मतलब लैम्डा विल बी हाई। और अगर अनस्टेबिलिटी वो कम है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो पर सेकंड डीके भी कम होगा, और उस वजह से लैम्डा की वैल्यू लो होगी। तो एक चीज यहीं से क्लियर हो रही है कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये हमें लैम्डा के थ्रू पता चल रहा है। एक और बात याद रखें कि ये जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है, जिसको हम रेडियो एक्टिव डिके रेट भी बोलते हैं, ये बराबर होता है R इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब याद रखें ऑब्वियसली अगर अनस्टेबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज्यादा होगी तो पर सेकंड डीके ज्यादा होगा, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो पर सेकंड डीके कम होगा, यानी आर की वैल्यू भी आपको स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी बता रही है। तो ओवर हियर द टू ऑप्शंस आर करेक्ट। द फर्स्ट वन इज डीके कांस्टेंट एज वेल एज द रेट ऑफ डीके, दोनों यहां पर इक्वली इक्वली स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमें बता रहे हैं। सो इस वजह से इस एमसीक्यू में थोड़ी सी मिस्टेक एग्जिस्ट करती है। एनी हाउ दोनों के सॉल्यूशंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो एज वी नो दैट 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स। इसको हम कह सकते हैं 3.6 10 पावर 6 मीन मेगा जूल्स, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल्स। इसको याद रखें 3.6 मेगा जूल्स को हम कहते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी याद रखें। आपके घरों में जो बिजली के बिल आते हैं और हम कहते हैं कि हमारे 200 यूनिट इस्तेमाल हो गए हैं,
सो उनमें से याद रखें, ये जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, 1 यूनिट आपके पीछे तब काउंट किया जाता है जब आपके घर में कितनी लाइट या कितनी एनर्जी इस्तेमाल हो जाए, 3.6 मेगा जूल एनर्जी इस्तेमाल हो जाए। और एक बात ये भी याद रखें कि ये किलोवाट आवर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। याद रखें, इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। कमर्शियली 1 किलोवाट आवर, ये हम लोग देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एनर्जी हम घरों में इस्तेमाल कर लें उनको हम लोग किलोवाट आवर में ही मैयर करते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज रेक्टिफायर कन्वर्ट्स। तो आपको पता है रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। और याद रख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डीसी की भी दो टाइप्स हैं, एक को बोला जाता है प्योर डीसी और एक को बोला जाता है पल्सेटिंग या फ्लक्चुएटिंग डीसी, फ्लक्चुएटिंग डीसी। सो अगर आपसे पूछा जाए कि रेक्टिफायर का काम क्या है, तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी डीसी में कन्वर्ट करता है, तो वो फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। और अगर हमें फ्लक्चुएटिंग डीसी से कन्वर्ट करना हो प्योर डीसी में, तो जो डिवाइस यूज होती है दैट इज कॉल्ड फिल्टर्स। फिल्टर्स के जरिए हम वापस उसे फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। सो ओवर हियर रेक्टिफायर कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी सिंपल। The next MCQ is basic requirement for the induced EMF। आपको पता है फेराडे ने अपने लॉ में बोला था कि induced EMF is equal to -n delta phi divided by delta t। तो याद रखें, induced EMF के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी नहीं है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी है। तो याद रखें कि द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू फ्रॉम योर फिजिक्स पोर्शन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो याद रखें, आपको याद होगा फोर्स की एक डिफिनेशन आपने पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो याद रखें, अगर हम ये टाइम इधर शिफ्ट करते हैं फोर्स के पास, सो हमें मिल सकता है फोर्स इनटू टाइम। सो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विल गिव्स अस द चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम को आपको याद होगा, इसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं, इम्पल्स। इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रख लें, सो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विल गिव यू आइदर इम्पल्स, यहां पर इंपल्स का ऑप्शन नहीं है, सो हम चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं। वेरी सिंपल। द नेक्स्ट एमसीक्यू ओवर हियर इज रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो याद रखें, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर की वैल्यू ये रेंज करती है फ्रॉम 1.6 टू मल्टीप्लाई 10 पावर -8 से लेकर 1.72 मल्टीप्लाई 10 पावर -8। इस रेंज के अंदर ओहम इंटू मीटर, इस रेंज के अंदर इसकी रेजिस्टिविटी लाई करती है। तो इस ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शन नंबर डी को जरा देखें, वो वैल्यू इसी रेंज के अंदर अंदर लाई करती है। सो वी कैन से द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 1.64 इंटू 10 पावर -8 ओहम मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज bursting of tire is an example of which process। एक बात याद रखें, all the sudden processes, जितने भी sudden processes होते हैं, ये सारे के सारे कौन से प्रोसेस होते हैं? दिस इज कॉल्ड द एडियाबेटिक प्रोसेसेस। आपको पता है कि प्रोपिगेशन ऑफ साउंड ये भी एक सडन प्रोसेस है, तो ये भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। सिमिलरली बर्स्टिंग ऑफ टायर का फटना ये भी एक सडन प्रोसेस है, ये भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस है।
आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ द गैस, सडन एक्सपेंशन ऑफ द गैस, तो ये भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। हर वो प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत सडन है, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। और अगर आपसे पूछा जाए द स्लोवेस्ट प्रोसेस, तो ऑल द स्लोवेस्ट प्रोसेसेस आर कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो याद रखें कि आइसोथर्मल प्रोसेस आर द स्लोवेस्ट प्रोसेसेस and adiabatic processes are called the fastest processes. अब the next one, the direction of angular velocity can be find by, तो याद रखें it's very simple, the right hand rule। और याद रख लें कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम, इसके अलावा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन सब की डायरेक्शन हम लोग फाइंड करते हैं थ्रू राइट हैंड रूल। तो यहां पर हमसे क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है, तो इसकी भी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता कि इनकी डायरेक्शन आती किस डायरेक्शन में है, किसके अलोंग आती है, तो हम कह सकते हैं इनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है। दैट्स व्हाई इन तीनों को हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आती है, दैट्स व्हाई इन तीनों को कहा जाता है एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन स्टार मूव टुवर्ड्स द अर्थ शिफ्ट इज नोन एज। तो याद रखें अगर ये आपके पास है अर्थ और कोई भी स्टार है और ये स्टार इस अर्थ के करीब आ रहा है, तो एक बात याद रखें, ये जो बीच में लाइट होगी ये शॉर्ट हो जाएगी, ये वेव शॉर्ट हो जाएगी। और अगर वेव शॉर्ट हो रही है इसका मतलब है ये वेव शिफ्ट कर रही है। इस शिफ्ट को हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। और फर्ज करें अगर आपसे कहा जाता कि ये स्टार अवे जा रहा है फ्रॉम द अर्थ, तो अगर ये स्टार दूर जा रहा होता, तो बीच में बनने वाली वेव्स ये देख रहे हैं इनकी ये वेवलेंथ बढ़ रही है। तो याद रखें ऐसे शिफ्ट को हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट। तो एज यू कैन सी यहां पे कहा गया है टुवर्ड्स द अर्थ, तो अर्थ के करीब आ रहा है, तो इसलिए इनके दरमियान जो लाइट वेव्स हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रही हैं। और जब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएं, वेवलेंथ कम हो, तो यहाँ पे ब्लू शिफ्ट होती है। और अगर स्टार दूर जा रहा हो, वेवलेंथ बढ़ रही हो, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि शिफ्ट विल बी रेड शिफ्ट। ओवर हियर इज द शिफ्ट इज ब्लू शिफ्ट। वेरी सिंपल। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज एंगल एट विच द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अचीव्ड। तो हमें पता है कि रेंज का फार्मूला है वी आई साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब आपको पता है कि थीटा में यहां पे क्या पुट करूं जो 2 से मल्टीप्लाई होके हमें 90 दे दे। तो यहाँ पे एंगल कितना है 45। अगर मैं यहाँ पे 45 पुट करूं तो 2 थीटा ये हमें 90 के बराबर चाहिए था। और अगर मुझे थीटा चाहिए तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 45 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह 45 पुट करूं, 45 इंटू 2 वी विल गेट 90 एंड साइन 90 से हमें आंसर मिलेगा 1 एंड 1 इंटू वी आई बाई जी से हमारे पास आएगा वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा divided by g. So this will be the maximum range. So range of the projectile at an angle of 45 degree will be maximum. Very simple. So the next MCQ from your physics portion is which one of the following spectrum is produced when the atoms are in the gaseous state. तो याद रखें आप लोगों को बोहर मॉडल में भी पढ़ाया गया है कि हाइड्रोजन जो कि एक गैस है, जब भी हाइड्रोजन एटम के इर्द गिर्द जो शेल्स हैं उसके अंदर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का अगर हम लोग स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, तो यहाँ पे एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है ये डिस्क्रीट लाइंस। तो याद रख लें अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं और फिर डी एक्साइट हो रहे हैं, तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है ये लाइन स्पेक्ट्रम है। सो वी विल गेट द लाइन स्पेक्ट्रम। इट मे बी लाइन
इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. It may be the emission or the absorption spectrum, but the spectrum will be the line spectrum. It's very simple. Next MCQ is conductance is the reciprocal of resistance. Its unit is तो याद रखें रेजिस्टेंस का यूनिट है, आपको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम. सो कंडक्टेंस का यूनिट हो, कंडक्टेंस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका यूनिट ऑब्वियसली होगा 1/ओहम, और 1/ओहम को हम ओहम इनवर्स भी बोलते हैं. इसको हम लोग मोह भी बोलते हैं MHO, और इसको हम लोग सीमन भी बोलते हैं SIEMEN सीमन. ये एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है जिसका नाम है सीमन. एक और नाम है यहाँ पे साइमन, जॉर्ज ओहम साइमन, जिसने ओहम्स लॉ प्रेजेंट किया था, वो है साइमन, और ये जो यूनिट है दैट इज सीमन. सो द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज आइदर ओहम इनवर्स या 1/ओहम या मोह या सीमन बोल सकते हैं हम इसे. नेक्स्ट MCQ इज ड्यूरिंग रबिंग ऑफ हैंड इंटरनल एनर्जी. तो ऑब्वियसली आपको पता है सर्दियों में जब हम लोग हाथ रब करते हैं तो हाथ की रगड़ फ्रिक्शन की वजह से, हिंड्रेंस ऑपोजिशन की वजह से, दो सरफेसेस जब आपस में टकरा रही हैं उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी ये बढ़ना शुरू हो जाती है. तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी विल गेट इंक्रीज्ड. इट्स वेरी सिंपल. द नेक्स्ट MCQ इज इफ द वेलोसिटी इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी. तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है आपके पास हाफ mv². अगर आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी डबल कर दी गई है, सो काइनेटिक एनर्जी डैश विल बी इक्वल टू हाफ m, और v² की बजाय हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ v². डबल हो गई वेलोसिटी. यहाँ से हम लेंगे हाफ m, और ये स्क्वायर क्योंकि बोथ 2 पर भी है और v पर भी, सो 4 इंटू v². अगर हम ये 4 बाहर निकाल लें तो अंदर आ जाएगा 1/2 mv², और ये आपके पास है 1/2 mv² इज द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी डैश विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड वी कैन कॉल इट क्वाड्रपल. ठीक है. सो द नेक्स्ट MCQ इज द 20 नंबर MCQ. ऑन अ क्लियर डे एट नून द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर एनर्जी इज. पहले तो आप जरा सोलर एनर्जी को समझें. याद रखें ये सन से आने वाली रेडिएशंस हैं जिनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ऑब्वियसली. और अगर मैं इनके सामने एक यूनिट एरिया रख दूं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया रख दूं, और टाइम दे दूं 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जितनी एनर्जी पास होगी उसको कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट. तो याद रखें इंटेंसिटी का फार्मूला है एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम. अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि सोलर एनर्जी का दोपहर के टाइम ऑन अ क्लियर डे कितनी इंटेंसिटी होती है. तो याद रख लें दैट इज इक्वल टू 1000 watts per meter square, or we can say over here is 1 kilowatt per meter square. 1000 watt per meter square या 1 kilowatt per meter square is the same thing. So it's very simple. The next MCQ is work done is positive if angle is. तो याद रख लें कि वर्क का फार्मूला है F इंटू एस इंटू कॉज ऑफ थीटा. अब कॉज हमें पॉजिटिव आंसर कब देता है? जब हमारे पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो. और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 90 तक. तो याद रख लें अगर तो एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा छोटा हुआ यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो हमारे पास कॉस हमें पॉजिटिव आंसर देगा, और कॉस पॉजिटिव होने की वजह से वर्क डन विल आल्सो बी पॉजिटिव. तो थीटा की रेंज क्या होनी चाहिए? थीटा इज ग्रेटर देन 0 और वी कैन से इक्वल टू 0 पर भी पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा, एंड लेस देन 90 डिग्री. इस रेंज के अंदर अंदर हमेशा वर्क डन पॉजिटिव होगा.
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय द फार्मूला। तो याद रखें, अगर आपके पास एक चार्ज है और ये उसकी फील्ड है और यहाँ पे फील्ड खत्म, यहाँ पे इंफिनिटी है, और इस पॉइंट पर, फील्ड के अंदर इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए जो कि इस चार्ज से एक खास फासले पर है, आर फासले पर। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V इज इक्वल टू दिट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर, या हम इसे कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन Q बाय आर की बजाय Q इंटू आर है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब द नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द सेमीकंडक्टर। तो याद रखें, दो ही एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 4 के हैं। ग्रुप 4 आप पीरियोडिक टेबल में देख लें, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक है सिलिकॉन, एक है जर्मीनियम। इन दोनों को हम कहते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। याद रखें, सेमीकंडक्टर्स इसके अलावा भी हैं, लेकिन वो सेमीकंडक्टर्स एलिमेंट्स से नहीं बने हुए, वो डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलाप से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन वो सेमीकंडक्टर्स हैं। यानी हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम फास्फाइड, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम गैलियम फास्फाइड। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से सेमीकंडक्टर्स जो बन रहे हैं वो मॉलिक्यूलर सेमीकंडक्टर्स हैं। जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं वो जस्ट आपके पास एक सिलिकॉन है और एक जर्मीनियम है। तो यहाँ पे ना आयरन है, ना जिंक है, ना टंगस्टन है, ये सारे के सारे कंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर जस्ट सिलिकॉन है। सो द नेक्स्ट वन इज द फ्रिक्शन चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। तो याद रखें, जब आपसे कहा जाता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर या पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो ये बराबर है अल्फा के। और अल्फा को हम लोग कहते हैं, इसको कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो याद रखें, दिस इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट होता है या तो पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका एसआई यूनिट है पर केल्विन। ठीक है। इसके अलावा द नेक्स्ट एमसीक्यू इज क्वांटाइज्ड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सप्लेन्ड बाय। तो याद रख लें, आपको याद है बोहर के एक पोस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम यानी एल, जिसको आप लोग केमिस्ट्री में याद रखते हैं MVR से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is always equal to integral multiple of h by 2 pi। तो याद रखें, ये जो पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, ये बिलोंग करता है टू द बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर ने अपने मॉडल में एक पोस्टुलेट दिया था फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओवर हेयर याद रखें कि n रिप्रेजेंट्स द शेल नंबर, n may be 1, n may be 2 एंड सो ऑन, जिसको हम कहते हैं K shell, L shell and so on। So this is the postulate that is related to the Bohr atomic model। Very simple। The next MCQ is if A is equal to, अगर हम लिखते हैं अल्फा क्रॉस R, यहाँ पर याद रखें A is the tangential velocity। याद रखें A is the tangential velocity, tangential acceleration। alpha is the angular acceleration, and r we can say is the position vector। अब याद रख लें कि यहां पर अगर आपसे पूछा गया हो टेंजेंशियल वेलोसिटी और अल्फा के दरमियान एंगल, तो वो भी 90 डिग्री होगा। अगर आपसे पूछा गया हो कि अल्फा और आर के दरमियान, वो भी 90 डिग्री होगा। और अगर आपसे टेंजेंशियल और पोजीशन वेक्टर के दरमियान पूछा गया हो, वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट इज ओनली पॉसिबल इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर।
अगर तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है, और इनसे आने वाला वेक्टर वो ए अल्फा के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और आर के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। ये हम वेक्टर्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि अल्फा और आर के दरमियान एंगल कितना है, दैट शुड बी 90 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज। याद रख लें कि अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इन द साउथ पोल, और सामने हम एक प्लेन बिल्कुल इसके पैरेलल रख दें। तो याद रखें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधा पास हो जाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधा पास होंगी, बट इस एरिया में इंटर नहीं करेंगी, जिसकी वजह से अगर ये इसमें इंटर नहीं कर रही तो फ्लक्स विल बी जीरो और चेंज इन फ्लक्स भी जीरो होगा। और चेंज इन फ्लक्स अगर जीरो हो जाए, चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाए, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ EMF इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आपको पता है एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ये ही जीरो हो जाए तो जीरो इनटू एनीथिंग वी विल गेट द जीरो। सो इंड्यूस्ड EMF विल बी जीरो व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये जो प्लेन है, ये जो एरिया है, ये पैरेलल टू बी रख दिया जाए, तो उस केस के अंदर magnetic flux zero, change in magnetic flux zero, and as a result the induced EMF is also zero. The next MCQ is the spectra which is obtained by the absorption or emission of the radiation by the atom of the gas. तो ये MCQ ऑलरेडी मैं रिपीट कर भी चुका हूं पहले कि जब भी आपसे बात हो रही हो गैस की, जैसे बोहर ने हाइड्रोजन गैस की बात की थी, हाइड्रोजन गैस के लिए आपको बताया गया था कि अगर एक एटम है गैसियस एटम और इसके इर्द गिर्द आपके पास शेल हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन चल रही है, यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी चल रही है, तो जो भी स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो डिस्क्रीट होगा, उसमें डिफरेंट डिस्क्रीट लाइंस हमें मिलेंगी। वी कॉल्ड इट लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन। सो याद रखें जो हमें स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिलेगा इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो याद रख लें ओवर हियर इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट ऑप्शन इज, नेक्स्ट MCQ इज टू वेव्स आइडेंटिकल ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम आर सुपरपोज्ड। तो याद रखें जब एक ही मीडियम में दो वेव्स ट्रेवल कर रही हों और ये जब एक दूसरे के साथ सुपरपोज्ड हों, तो याद रखें ये दो किस्म के रिजल्ट कॉज करती हैं, या तो एम्पलीट्यूड बढ़ा देती हैं और या फिर एम्पलीट्यूड कम कर देती हैं। तो याद रखें इन दोनों फिनोमिनास को बोला जाता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, या तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, इस दोनों फिनोमिनास को बोला जाता है इंटरफेरेंस। दिस वन इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस and the second one is the destructive interference, but over here the correct option is a interference. The last MCQ from your physics portion is which rays are used to kill germs and insects. तो याद रखें सबसे पहले आपके पास है गैमा रेज, उसके बाद आती हैं आपके पास एक्सरेज, उसके बाद आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। तो यहाँ पे चूंकि एक्स रेज तो आपको नहीं गिवन, अल्ट्रा वायलेट और गैमा दोनों गिवन हैं, तो ज्यादा एनर्जेटिक चूंकि गैमा रेज हैं तो ये ज्यादा इफेक्ट करती हैं जर्म्स और इंसेक्ट्स को इंस्टेड ऑफ द अल्ट्रा वायलेट। तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबल आंसर विल बी द गैमा रेज। होप आपको MCQs समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।